हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। और यदि आपको भी दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज़ के बारे में जानने में और उनकी स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है लेस डियर्स मॉन्ट्स। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर कुछ कबीले वाले अपने आदमियों में से ही एक आदमी को एक गुफा के अंदर भेज देते हैं जहाँ पर एक जोटन नाम का आदमखोर रहता है और वो उस आदमी को खा लेता है। दरअसल लोगों ने उस इंसान की बलि दी थी ताकि वो उस आदमखोर से अपने आप को बचा सके। तभी हम उस जगह पर एक किले के ऊपर एक आदमी को देखते हैं जो अब आदमखोर राक्षस की गुफा को देख रहा था और वो अपने पास खड़े वहाँ रहने वाले बूढ़े आदमी को तख्ती के जरिए भविष्यवाणी करते हुए कहता है कि मैं साफ साफ देख सकता हूँ, इसमें लिखा है कि हमें बचाने के लिए उस आसमान से जमीन पर कोई मसीहा आएगा और वही हमें इस शैतान से बचाएगा। आगे हम रेमी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ अपने घर पर खेल रहा होता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी ल्यूसिल आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को अपने आसपास कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी कहती है कि शायद ये तुम्हारा वहम है। अगले सीन में हम फिर से उस इंसान को देखते हैं जिसने तख्ती के जरिए भविष्यवाणी बताई थी। वो उस बूढ़े आदमी के साथ में एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि भविष्यवाणी के अनुसार हमारा मसीहा इसी पेड़ के ऊपर आएगा। और फिर वो वहाँ कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और हम फिर से रेमी को देखते हैं जो कि घर पर अपनी पत्नी के साथ होता है और वो अचानक से सोफे के अंदर धंसने लगता है। इतने में वो जाग जाता है और अपनी पत्नी को सब बातें बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम शायद सपना देख रहे होगे। अब रेमी अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम बार्सिलोना किसके साथ जा रही हो। उसकी पत्नी कहती है मैं वहाँ एंटोनी के साथ जा रही हूँ। और फिर वो कहती है कि एंटोनी कितना समझदार है और ऐसा कहते हुए वो एंटोनी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है जो कि रेमी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगले दिन रेमी को एक लड़की मिलती है जो उससे अपनी पेंटिंग को रिस्टोर करवाने के लिए आई हुई थी। वो डेल्फिन नाम की लड़की रेमी के साथ जाने लगती है। तभी रेमी एक आदमी से टकरा जाता है। गलती सामने वाले की थी पर तब भी रेमी उसे सॉरी कहता है। रेमी हमेशा दूसरों की गलती के लिए भी खुद ही सॉरी बोल देता था क्योंकि रेमी डरता था। अब रेमी उस लड़की के साथ अपने स्टूडियो में था तभी वहाँ पर उसकी पत्नी ल्यूसिल आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे जाना है, तुम प्लीज इन बच्चों को अपने पास रखोगे। और तब रेमी के बच्चे इधर उधर खेलने लगते हैं और इस वजह से रेमी अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता और उसके बच्चे अपने फेस पर पेंट करने लगते हैं। ये देखकर रेमी पेंट साफ करता है तभी उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है और रेमी उससे बात करते हुए नल खुला छोड़कर भूल जाता है। अब अगले दिन रेमी वापस आता है तो वो देखता है कि पानी उसके पूरे स्टूडियो में भर चुका था। तब रेमी उस पानी में से अपनी कीमती पेंटिंग्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है तभी अचानक से वो पानी के अंदर डूब जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वो उस आदमखोर वाली दुनिया में पहुंच चुका था। वो किसी नदी में था और वहाँ के लोग उसे देख करके कहते हैं कि देखो हमारा मसीहा आखिरकार आ ही गया जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा हुआ था। रेमी उन अजीब लोगों को देखकर डर जाता है और वो वापस उसी लेक में डूब जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वो वापस अपने ही स्टूडियो में था। रेमी सबको बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। तब रेमी को लगता है कि शायद उसका वहम ही होगा। आगे रेमी अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से बताता है कि मेरे स्टूडियो में पानी भर गया था, मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हुई और मुझे इंश्योरेंस का भी पता नहीं है कि क्या होगा और इससे ज्यादा अजीब क्या हो सकता है। तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर रेमी पूरी तरह से चौंक जाता है और उससे कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। तब ल्यूसिल कहती है मुझे एंटोनी से प्यार हो चुका है, वो नीचे ही है, उससे बात करो पर कोई भी सीन मत करना, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। रेमी एंटोनी से मिलने के लिए जाता है पर वो उससे कुछ कह नहीं पाता पर एंटोनी उससे बड़े ही प्यारे अंदाज में बात करता है और वो कहता है मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि तुम्हारी शॉप में फ्लड आया है और ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो या फिर जब तक तुम्हें कोई नया स्टूडियो या अपार्टमेंट ना मिल जाए। इसके बाद रेमी अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके लिए किसी भी तरह का पछतावा है। ल्यूसिल कहती है कि पहले से ही सब कुछ इतना मुश्किल है, तुम इसे और मुश्किल मत बनाओ। आगे रेमी अपने घर पर अकेले कॉफी बना रहा होता है तभी उसके साथ वो अजीब सी घटनाएं फिर से होती हैं।
उसकी बिल्ली हवा में रुक जाती है। रेमी कुछ भी समझ नहीं पाता, तभी वो जमीन के अंदर धंसने लगता है और वो फिर से उसी अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है। अब रेमी को जंगल में अजीब लोग मिलते हैं जो कि जानवरों का मांस खा रहे होते हैं। रेमी उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसकी भाषा को नहीं समझ पाते और फिर वो लोग रेमी को देखकर कहते हैं कि हम इसे अपने मास्टर को खिलाएंगे, और ऐसा कहकर वो रेमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब रेमी उनसे बचकर भागता है और वो देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे लोग थे और वो उनसे बचते हुए गुफा में जा पहुँचता है। वहाँ पर उसे एक अजीब सा राक्षस जैसा इंसान नजर आता है जो कि उसकी गर्दन पर काट लेता है, और फिर रेमी उससे बचते बचते भागता है और वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। क्योंकि वो आसमान से गिरा था, इस वजह से उसे काफी सारे चोटें आ जाती हैं और घर में भी काफी तोड़फोड़ हो जाती है। रेमी के घर पर आए मेहमान ये सब देखकर चौंक जाते हैं। आगे रेमी डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर उससे बताता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ मामूली सी चोटें आई हैं, पर अजीब बात है कि तुम्हारी गर्दन पर ये अजीब सा निशान कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें यहाँ पर काटा हो। रेमी डॉक्टर को भी बताने की कोशिश करता है कि मेरे साथ क्या अजीब घटनाएं घटी हैं, और वो उसे बताता है कि जरा देखो, आपकी घड़ी और मेरी घड़ी का टाइम अलग है, मैं दूसरे यूनिवर्स में था। तब डॉक्टर कहती है, लगता है तुम्हें शॉक लगा है, तुम फिक्र मत करो, अब ठीक हो जाओगे। अगले सीन में रेमी कुछ लोगों के साथ अपने स्टूडियो में होता है और अचानक से इस बार फिर से रेमी के साथ वही सब घटनाएं होने लगती हैं। समय अचानक से रुक जाता है और वहाँ पर होने वाली हर चीज थम जाती है और रेमी अचानक धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगता है। और अब हम देखते हैं कि रेमी वापस उसी जगह पर आ चुका है और वो एक पेड़ के ऊपर डलिए टाइप की एक टोकरी में होता है और वहाँ पर काफी सारे लोग और मौजूद होते हैं और वो रेमी को देखते ही तालियां बजाने लगते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। रेमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, और फिर वो लोग उससे बोलते हैं कि मास्टर जरा हमें उड़कर दिखाइए। तब रेमी को लगता है कि शायद वो ऐसा कर सकता हो और फिर वो उस पेड़ से उड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाता है और कहता है कि तुम गलत हो, पर वो लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पाते। तब वो लोग रेमी को एक फ्रूट खिलाते हैं, जिसके बाद रेमी उनकी भाषा को समझ पाता है और वो भी उन्हीं की तरह बातें करने लगता है। और अब वो लोग रेमी को भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से भविष्यवाणी में लिखा है कि तुम हमारे पास आओगे और तुम अपने जादू से जोटन को हरा सकते हो, इसलिए हमने जादुई तख्ती से तुम्हें यहाँ बुलाया है। तब रेमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं बस पेंटिंग रिस्टोर करता हूँ। तब वो लोग आपस में ही बातें करते हैं और कहते हैं कि इसे नहीं पता है कि इसे चुना गया है, और फिर वो लोग रेमी को ऊंचाई से नीचे लटका देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम हमारा काम करोगे? तब रेमी घबराकर कहता है, मुझे ऊपर ले लो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और मैं तुम्हें उस राक्षस से भी बचाऊंगा। और फिर वो लोग रेमी को एक कमरे में भेज देते हैं जहाँ पर वो सारी सामग्री रखी हुई थी जो कि भविष्यवाणी में लिखी थी। रेमी उन सारी चीजों को देखता है, तभी वो एक वाटरमेलन को अपने हाथ में ले लेता है और उसे हाथ में लेते ही वो अचानक वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। इसके बाद रेमी सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, पर कोई भी उसकी बात मानता ही नहीं। तब वो अपने दोस्त को समझाता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो बार बार एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम पहली बार इस स्ट्रेस से गुजर रहे हो, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे, वरना सब तुम्हें पागल समझेंगे। अब रेमी बुक स्टोर जाता है और वहाँ पर जाकर डिफेंस की जानकारी के लिए कुछ बुकें लेता है और घर पर आकर अपनी सेल्फ डिफेंस की तैयारी करने लगता है। तभी रेमी वापस दूसरी दुनिया में आ जाता है। अब वो लोग रेमी को एक तलवार देते हैं और कहते हैं कि ये तलवार हमारे पूर्वजों ने बनाई थी तुम्हारे लिए। तब रेमी कहता है, अगर यहीं वो जोटन नाम का शैतान रहता है तो तुम ये जगह छोड़कर जा सकते हो। तब वो लोग रेमी को पत्थरों की श्रृंखला के पास ले जाते हैं और कहते हैं, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बिजली गिरेगी और उसके बाद हम सारे मारे जाएंगे। पर रेमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है, और फिर वो उन्हें खुद ही वहाँ से निकलकर दिखाता है। लोग उसे देखकर प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे सभी लोग उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। अब वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोटन के 2 सैनिक मिलते हैं। रेमी उन सैनिकों से कहता है कि मैं इन लोगों का सेवियर हूँ, और ऐसा कहकर वो उन दोनों सैनिकों से लड़ने लगता है। वो अपने लोगों से बोलता है कि मेरी मदद करो, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता और रेमी उनमें से एक सैनिक को अपनी तलवार से मार गिराता है। तब वहीं खड़ा दूसरा सैनिक कहता है, जोटन को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और यहाँ युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसा कहकर वो सैनिक वहाँ से चला जाता है।
अब वो लोग कहते हैं कि हम इस मरे हुए सैनिक को खाएंगे ताकि इसकी ताकत भी हमारे अंदर आ जाए, ये हमारा रिवाज है। रेमी कहता है कि हम इस तरह से किसी भी इंसान को नहीं खा सकते, ये नियम के विरुद्ध है। अब जोटन को पता चल चुका था, इसलिए युद्ध होने वाला था और जोटन के सैनिक हमला करने आ रहे होते हैं। तब रेमी सभी को समझाता है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और वो युद्ध रणनीति के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ने लगता है और युद्ध जीतने की रणनीति प्लान करने लगता है। और फिर वो वापस उस दुनिया में जाता है और वहाँ उन लोगों को मोटिवेट करता है और कहता है कि अब हम किसी भी तरह से जोटन की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब ना ही वो हम पर किसी भी तरीके की हुकूमत कर सकेगा। अब वो अपनी दुनिया में वापस आता है और अगले दिन उन लोगों की जोटन के साथ वॉर होने वाली थी, इसलिए रेमी अपने एक साथी को कहता है कि मुझे कुछ लड़कियों की जरूरत है रिलैक्स होने के लिए, कुछ लड़कियों को मेरे कमरे में भेज देना। आगे जब लड़कियां रेमी के पास आती हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, असल में मुझे अपनी पत्नी ल्यूसिल की याद आ रही है, मैं तो बस उसे ही चाहता हूँ। और रेमी उन्हें अपनी दास्तां सुनाने लगता है कि किस तरह से एक दिन ल्यूसिल ने उससे कहा कि वो उससे प्यार नहीं करती और वो किसी और से प्यार करती है। उल्टा मैंने उससे माफ़ी मांग ली क्योंकि ये मेरी आदत है कि किसी से भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तब वो लड़कियाँ उसे दिलासा देती हैं। अगले दिन रेमी युद्ध के लिए तैयार होता है और वो उस समय का इंतजार करता है कि दूसरी दुनिया के लोग उसे ठीक समय पर बुलाएं, पर वो लोग उसे सही समय पर नहीं बुलाते। इंतजार करते करते रेमी लेटकर बुक पढ़ने लगता है। तभी वो सोफे के अंदर चला जाता है और वो युद्ध के बीच आ पहुंचता है। तब रेमी का साथी उसे बताता है कि हमने आपको ठीक समय पर बुलाने की कोशिश की थी, पर युद्ध पहले ही शुरू हो गया। तब रेमी अपने लोगों को लेकर युद्ध क्षेत्र से निकल जाता है। युद्ध के अगले दिन रेमी एक बहुत ही शानदार युद्ध रणनीति बनाता है। वो सभी लोगों को धनुष बाण बनाना सिखाता है और वो अपने आदमियों से अंधेरे में युद्ध क्षेत्र के पास खोखला पेड़ रखवा देता है। उजाला होते ही रेमी जोटन के सैनिकों के पास जाकर उन्हें उकसा देता है और उन्हें मारने लगता है। तब जोटन की सेना रेमी के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ती है और सारे सैनिक एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब रेमी अपनी सेना को हमले का बोलकर उस खोखले पेड़ में छिप जाता है और उसके सभी साथी जोटन के सैनिकों पर जोरदार तीरों की बारिश करते हैं, जिससे जोटन के सैनिक हार जाते हैं और वो जोटन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह से वो लोग युद्ध जीत जाते हैं। और फिर रेमी उन सबसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, अब तुम्हें किसी भी तरह की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद रेमी वहाँ पर बहुत सारे बदलाव करता है। वो लोगों को काफी सारी तकनीक सिखाता है और वो वहाँ पर अपने खुद की एक दुनिया बसा लेता है और वहाँ पर बहुत सारे शहर, इमारत और ब्रिज बनवाता है और एक राजा की तरह वहाँ पर राज करने लगता है। आगे रेमी अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और उसके बच्चे उसे देखकर हैरान थे क्योंकि रेमी की दाढ़ी एक ही रात में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी एंटोनी और ल्यूसिल भी आ जाते हैं। रेमी बात को छिपाने के लिए कहता है कि उसने नकली दाढ़ी लगाई है। आगे घर के बाहर एंटोनी रेमी के पास आता है और उससे कहता है कि सुनो, मेरे और ल्यूसिल के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और इसका कारण हो तुम, इसलिए हम दोनों के बीच में अब तक कुछ नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। और फिर एंटोनी अपनी बचकानी बातों से रेमी को परेशान करने लगता है, लेकिन इस बार रेमी माफी मांगने की बजाय उसे बहुत बुरी तरह सबक सिखाता है और उससे हाथापाई भी करता है। ल्यूसिल ये देखकर हैरान हो जाती है कि रेमी पूरी तरह बदल चुका है। रेमी अब अपनी पेंटिंग छोड़कर दूसरी जॉब के लिए ट्राई करता है, पर वहाँ उससे दूसरा काम नहीं हो पाता। अब अचानक से रेमी के साथ फिर से वही घटना होती है। समय अचानक से रुक जाता है और ये देखकर रेमी बहुत खुश हो जाता है और जमीन में तैरकर वो उसी दुनिया में चला जाता है। रेमी वहाँ पर एक राजा की तरह जी रहा था। वहाँ पर उसे कोई भी रोकने वाला नहीं था। वो लोगों को हमेशा सलाह दिया करता था और उनसे काम करवाया करता था। वो उन लोगों से महल और ब्रिज बनवाया करता था, पर ये चीज उन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें अब हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना पड़ता था। इसलिए सभा में वहाँ के लोग रेमी के सामने ये बात रखते हैं कि उन्हें वापस जोटैन की गुलामी चाहिए क्योंकि अब उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है। तब रेमी उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया। तब वो लोग उससे कहते हैं कि हम बार बार एक ही काम नहीं करना चाहते,
इससे तो अच्छा जोटैन था, हमें किसी भी तरह की रोक टोक तो नहीं थी। इस पर रेमी कहता है तुम उसके लिए गुलाम और खाने से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। तब सारे लोग उससे कहने लगते हैं कि तुम हमारे मसीहा नहीं हो और सब लोग उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और वो रेमी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। ये देखकर रेमी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। आगे रेमी अपने दोस्त के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास कुछ खाली स्टूडियो है, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? और इस तरह से रेमी अपना पुराना काम फिर से शुरू कर देता है और वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट आता है। अगले सीन में एंटोनी और ल्यूसिल रेमी से मिलने आते हैं और एंटोनी डर के कारण बाहर ही खड़ा रहता है। ल्यूसिल रेमी से कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ डेल्फिन भी आ जाती है जिसने रेमी को पहले पेंटिंग रिस्टोर करने को दी थी। रेमी डेल्फिन को उसकी पेंटिंग सुधार कर वापस कर देता है, जिसे देखकर डेल्फिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे पूछती है कि इसके लिए मैं आपको कितना चार्ज दूं? रेमी कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक पेंटिंग थी जिसकी वजह से मैं वापस अपने करियर में लौट पाया हूँ और मुझे पता चल पाया है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो काम जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, जो करने में मुझे अच्छा लगता है। हाँ, पर अगर तुम चाहो तो मुझे डिनर के लिए पूछ सकती हो। अब अगले सीन में डेल्फिन और रेमी डिनर करके लौट रहे होते हैं। तभी डेल्फिन रेमी को किस करके थैंक यू कहती है और जैसे ही वो किस कर रही होती है रेमी फिर से जमीन में धंसने लगता है और वो उसी दुनिया में लौट जाता है। वहाँ उसे वही भविष्यवक्ता दिखता है जो कि वहाँ घायल पड़ा हुआ था। तभी वो बूढ़ा आदमी और उसके साथ कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और वो रेमी को कहते हैं इसने हमसे कहा था कि जब तुम आओगे तब हम आजाद हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने हमें गलत बताया, इसलिए अब तुम जोटैन से लड़ोगे। और ऐसा कहकर वो लोग रेमी को जोटैन की गुफा के अंदर छोड़ देते हैं और वहीं रेमी को जोटैन मिलता है जो कि उस पर हमला कर देता है। ये देखकर रेमी वहाँ से भागता है। तभी उसे वहाँ पर एक भाला मिलता है जिसके जरिए रेमी जोटैन से लड़कर उसे मार देता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ का बूढ़ा आदमी रेमी से कहता है कि भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा अभी बचा हुआ है, अब हमें तुम्हें खाना होगा ताकि तुम्हारी सारी ताकत हम लोगों के अंदर आ जाए। ये सब सुनकर रेमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी जिस तख्ती के जरिए रेमी को उनकी दुनिया में बुलाया जाता था उसे आग में फेंक देता है ताकि रेमी उनकी दुनिया से कभी ना जा पाए। रेमी वहाँ के लोगों से डरकर भाग रहा था, दूसरी तरफ रेमी को होश नहीं आ रहा था। डेल्फिन रेमी को हॉस्पिटल ले जाती है और दूसरी दुनिया के लोग रेमी को पकड़कर उस बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं और वो रेमी को पकड़कर उसे खाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ मौजूद रेमी का साथी कुछ लोगों के साथ मिलकर तख्ती को आग से निकालकर पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से रेमी अपनी दुनिया में आने में सफल हो जाता है और रेमी को होश आ जाता है। उस वक्त वहाँ डेल्फिन और ल्यूसिल दोनों मौजूद होते हैं और रेमी ल्यूसिल को अपनी वाइफ बोलकर डेल्फिन से मिलवाता है। ये देखकर डेल्फिन समझ जाती है कि रेमी अभी भी उसकी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है कि मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ रहेंगे। पर रेमी ल्यूसिल से कहता है मैं तुम्हारा कोई कचरा नहीं हूँ कि जब तुम्हारा दिल करे तुम साथ रहो, नहीं तो छोड़ दो। और ऐसा कहकर रेमी ल्यूसिल को वापस जाने के लिए कहता है। पर रेमी भी मन ही मन जानता था कि वो सिर्फ ल्यूसिल से ही प्यार करता है और इसलिए वो रेमी और अपने बच्चों के साथ वापस लौट जाता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि उस दूसरी दुनिया के सभी लोग जोटैन के अंत के बाद अपने सेवियर की याद में उसकी मूर्ति स्थापित करते हैं और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।